जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक में लेकर आया हूँ, अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर आखिर पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, ये मन में आ रहा होगा आप लोगों के। तो पहला कारण तो यही है कि आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस का, स्टेट पीसीएस कहीं से भी दे रहे हों आप, या आरओ या समीक्षा अधिकारी आगामी है, या खंड शिक्षा अधिकारी, मतलब जो भी अधिकारी रैंक पर जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी में ये प्रश्न एक न एक पूछा ही जाता है। तो इस पर मैं आज आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। और पहली पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ये कि आखिर ये अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब पूरे विश्व को ये अक्षांश एवं देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहीं भी होंगे तो आप किसी न किसी दिशा की ओर मुड़कर बैठे होंगे। जैसे आप पूर्व दिशा की ओर होकर मुख आपका हो सकता है पश्चिम दिशा की ओर हो, या उत्तर दिशा की ओर हो, या दक्षिण दिशा की ओर। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये कि आपके पास या मोबाइल फोन होगा या घड़ी होगी, तो उसमें कोई ना कोई टाइम होगा, मतलब कुछ ना कुछ समय जरूर होगा, कुछ बजकर कुछ मिनट जरूर होगा। तो मैंने दो चीज बताया। पहला चीज एक दिशा का ज्ञात हो गया, दूसरा टाइम का। मतलब अक्षांश और देशांतर रेखाओं में सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही है, इसीलिए इसका निर्माण किया गया। इन रेखाओं का निर्माण किया गया कि आप कहीं भी हैं, आपका लोकेशन पता चल सके कि आप किस दिशा की ओर मुख कर बैठे हैं, या किस दिशा की ओर जा रहे हैं, आप कितने बजे जा रहे हैं, समय का निर्धारण किया जा रहा है। और दूरियां का भी निर्धारण किया जाता है कि जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा के समय दूरी का भी निर्धारण कर दिया जाता है कि आप इस रास्ते से जाएंगे तो कितने किलोमीटर होगा, कितनी दूरी पर होगा। तो इस तरह की जो भी चीजें हैं, वो सभी के सभी, वो चाहे दिन से संबंधित हो, या दूरी से संबंधित हो, या समय से संबंधित हो, ये सभी के सभी प्रश्न अक्षांश एवं देशांतर के कारण ही इसका आंसर उत्पन्न हो पाता है। मतलब कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझ जाएंगे, तो आप को यह ज्ञात हो जाएगा कि लंदन यानी ग्रीनविच से आपका जो समय है, भारतीय समय है, 5.5 घंटे आगे है। वो आखिर क्यों आगे है, इसका भी आपको निराकरण हो जाएगा। और पूरे विश्व में जो परिवहन चल रहे हैं, जो हवाई जहाज चल रहे हैं, मतलब परिवहन में सभी चीजें आ जाते हैं, चाहे वो रेल हो, ट्रेन हो, या जहाज हो, या कुछ भी हो, या आप साइकिल से ही जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो चाहे वो परिवहन की दृष्टि से हो या टाइमिंग की दृष्टि हो, कितने बजे आप जा रहे हैं, तो इस सभी का सभी निर्धारण यही देशांतर और अक्षांश रेखाओं से किया जाता है। तो अक्षांश रेखाओं से दूरी का निर्धारण किया जाता है, और देशांतर रेखाओं से क्या टाइम का पता चलता है कि आप कितने बजे कहाँ जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अक्षांश रेखाओं से उत्तरी और पश्चिमी दिशा का पता चलता है, जबकि देशांतर रेखाएं से पूर्वी और पश्चिमी दिशा का पता चलता है। तो इन सभी पर जाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूं, जिसे कहा जाता है ग्लोब। क्या? ग्लोब। तो ये क्या है? ये पृथ्वी है। ये फ्रेंड्स क्या है? ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष पर घूम रही है। क्या फ्रेंड्स? ये पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष पर घूम रही है, और जो ये काल्पनिक अक्ष है, यह बिल्कुल ध्रुव तारा के सीध में है। क्या? एक ध्रुव तारा है उत्तर दिशा की ओर। इसी उत्तर ध्रुव तारा की ठीक सीध में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसी रेखा पर या इसी काल्पनिक अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा घूम रही है। अगर इस रेखा पर अगर एक लंबवत रेखा खींची जाए, एक क्षैतिज रेखा खींची जाए, तो जो ये लंबवत रेखा है, इसके सापेक्ष जो ये पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है इस लंबवत रेखा के सापेक्ष। जबकि अगर इस क्षैतिज रेखा के अनुसार आप देखेंगे, तो जो ये पृथ्वी है ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना? 66.5 डिग्री झुकी हुई है, और लंबवत रेखा के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह नॉर्मल एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है प्रश्न कि लंबवत रेखा के सापेक्ष पृथ्वी कितने अंश पर झुकी हुई, तो 23.5 डिग्री, और कितने
अंश पर क्षैतिज झुकी हुई है तो 66.5 अंश या डिग्री। अब देखिए पृथ्वी है, क्या है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का अगर आकार पूछे, क्या फ्रेंड्स, पृथ्वी का अगर आकार पूछे, दो प्रश्न पूछता है, एक पृथ्वी का आकार पूछता है, एक पृथ्वी का मॉडल पूछता है। तो पृथ्वी का अगर आकार पूछे तो पृथ्वी का आकार जियाड कहलाता है, या इसी को गोलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को गोलाभ के नाम से भी जाना जाता है, गोलाभ। और अगर पृथ्वी का मॉडल पूछा जाए तो पृथ्वी का मॉडल क्या है फ्रेंड्स, ग्लोब है। तो यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी का आकार तो जियाड है और पृथ्वी का मॉडल पूछे तो क्या है, ग्लोब है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो मैंने इसको बताया कि जो ये लंबवत रेखा है ये क्षैतिज रेखा है, तो ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो ये उत्तरी, ये क्या है, ध्रुव है, एक क्या है, ध्रुव है, ऐसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा, इस स्थान को, जो ये ध्रुव है, इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। तो ये वाला दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। इस तरह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण किया जाता है। तो जो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, क्या फ्रेंड्स, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, खड़ी रेखाएं खींची गई हैं, इसी रेखा को ही देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, अगर ठेस हिंदी में भाषा बोला जाए, जो खड़ी लाइनें खींची गई हैं, इसी लाइनों को, इन्हीं रेखाओं को देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। दूसरा ग्लोब अगर मैं बनाऊं तो जो पृथ्वी का एक केंद्र है, इस केंद्र से जो ये क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, क्या, पृथ्वी के केंद्र से जो ये क्षैतिज रेखाएं खींची गई, ये जो रेखा खींची गई है क्षैतिज, इसी रेखाओं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। मतलब पृथ्वी के केंद्र से या ग्लोब के केंद्र से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जो क्षैतिज समांतर रेखाएं खींची गई हैं, इन्हीं को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लंबवत रेखाएं खींची गई हैं या खड़ी रेखाएं खींची गई हैं, इसी को देशांतर, मतलब खड़ी रेखा को देशांतर रेखा कहेंगे, जबकि बेड़ी रेखा को या क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हुआ क्या, पृथ्वी का ग्लोब हुआ। पृथ्वी का आकार पूछता है, पृथ्वी का आकार कैसा है, जियाड या ग्लोब के नाम से जाना जाता है। जबकि पृथ्वी का मॉडल का पूछे तो क्या होगा, ग्लोब होगा। पृथ्वी का मॉडल ग्लोब है। दरअसल पृथ्वी का ग्लोब क्यों कहते हैं, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी आप अगर देखेंगे तो ये वाला बिंदु, ये बिंदु थोड़ा से इस ओर झुका हुआ है, जबकि ये जो ये वाला लाइन है, ये बिंदु है, ये थोड़ा से उभरा हुआ है, इसीलिए इसे गोलाभ कहते हैं। बिल्कुल पृथ्वी गोल नहीं है, फिर भी इसे गोल ही मानकर हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, इस तरह से होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा अक्षांश रेखा क्या होता है। अक्षांश रेखा क्या होता है, तो ये क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर एक रेखा, पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा खींची गई है। इसके उत्तर की ओर जितनी रेखाएं खींची गई हैं, और इसके उत्तर की ओर खींची गई है, इसके दक्षिण की ओर रेखाएं खींची गई हैं। और ये रेखाएं एक एक अंश पर खींची गई हैं। जैसे यहाँ से अगर आप कोण बनाएंगे ऐसे ऐसे, तो एक अंश का कोण बन गया, फिर यहाँ से बनाएंगे दो अंश का कोण बन गया। ठीक इसी प्रकार नीचे भी, तो एक अंश के कोण बने तो यहाँ से एक रेखा खींच गई, यहाँ से यहाँ दो अंश का कोण ऐसे बनाएंगे ना आप कोण, यहाँ से यहाँ दो अंश का रेखा 2 डिग्री का कोण बन रहा था, यहाँ से दूसरी रेखा। इस तरह से यहाँ 0 डिग्री से लेकर यहाँ से यहाँ तक 90 रेखाएं खींची गई। कितनी रेखाएं फ्रेंड्स, इस बिंदु को अगर उत्तरी ध्रुव को बिंदु मान लिया जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 रेखाएं खींची गई हैं उत्तर की ओर, और 90 रेखाएं यहाँ से यहाँ तक दक्षिण की ओर भी खींची गई हैं। कितने, 90 रेखा उत्तर की ओर, 90 रेखा दक्षिण की ओर। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर 2 गोलार्धों का निर्माण होता है, जिसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। पहला
उत्तरी गोलार्ध, मतलब कि 0 डिग्री के ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और इस 0 डिग्री के दक्षिणी वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किस गोलार्ध के नाम से? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको यह पता चला कि जो ये 0 डिग्री की रेखा है, इसके ऊपर 90 रेखाएं हैं, इसके नीचे भी 90 रेखाएं हैं। इसे उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव। इसे दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से 0 डिग्री के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब इन रेखाओं की संख्या पूछी जाती है। अब ऊपर कितने हैं? 90 है, और नीचे कितनी है? 90 है। और एक 0 डिग्री वाले कितना हो गया? 90 90 180, और एक 181 रेखा हो गया। अगर पूछे सिंपल में कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 181। या पूछे दोनों ध्रुवों को लेकर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तब भी कितना होगा? 81। लेकिन अगर ये पूछे कि अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, क्या अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी है, यह पूछे, तो इसका होगा 89 प्लस 1 कितना होगा? 179। कितना होगा? 79। अब आप कहेंगे 89 कहाँ से आ गया? तो देखिए, जो ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये कोई रेखा नहीं खींचेगी, ये केवल और केवल बिंदु है। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ऊपर वाला क्षेत्र को केवल बिंदु ही है, और नीचे भी दक्षिण की ओर भी केवल बिंदु। तो इस तरह से अगर पूछा जाए कि अक्षांश वृत्तों की संख्या, क्या अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछा जाए तो 179 है। और वैसे पूछे अक्षांश रेखाओं की संख्या या उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछे, तब 181 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेखाओं का निर्माण हुआ। अब इसमें से कुछ रेखाओं को विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे ये 0 डिग्री रेखा है, तो इस 0 डिग्री रेखा को इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है, या इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को इक्वेटर कहा जाता है। क्या इक्वेटर कहा जाता है? इसी को भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के मध्य से होकर पृथ्वी को क्या कहा जाता है? शार्ट में भू कहा जाता है ना। तो पृथ्वी के मध्य से जो रेखा गुजर रही है, उसी को भूमध्य, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच से जो रेखा गुजर रही है, उसी को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। अब ठीक ऐसे 1 2 3 करते हुए आप अगर ऊपर जाएंगे तो एक रेखा पड़ेगी 23.5 डिग्री। एक रेखा पड़ेगी 23.5 डिग्री। इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। क्या? कर्क रेखा। और ठीक इसी के विपरीत दक्षिण दिशा में आप जाएंगे 23.5 डिग्री, तो इसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। किसे? मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और ऊपर अगर जाएंगे 0 से 1 2 3 करते हुए अगर 66 डिग्री तक जाएंगे, कितना? 66.5 डिग्री तक जाएंगे, तो इसे आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है कि इस रेखा को क्या कहा जाता है। तो दक्षिणी की ओर क्या है? तो इसे अंटार्कटिक कहा जाता है। कौन सा? अंटार्कटिक रेखा के, अंटार्कटिक वृत्त या रेखा कहा जाता है, उसे आर्कटिक वृत्त या रेखा कहा जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये अक्षांश रेखाएं होंगे। इससे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का पता चल रहा है। और भारत यहीं पर है। ये 0 डिग्री है, 0 से 8 से लेकर यहाँ तक है 36 तक। तो यहीं पर क्या है? भारत है अपना, यहीं पर भारत है। भारत मतलब उत्तरी गोलार्ध में है ना, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस तरह से ये अक्षांश रेखाएं हो गई। अब मैं बताता हूं आप लोगों को देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। कौन सी? देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा तब क्या है? ये पृथ्वी है, पूरी की पूरी ये क्या है? पृथ्वी है, या इसी को ग्लोब कह सकते हैं। तो ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। क्या है फ्रेंड्स? ये उत्तरी ध्रुव है। और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव हो। तो इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो ये लंबवत रेखाएं हैं, क्या है फ्रेंड्स? ये जो लंबवत रेखाएं हैं, इन्हीं रेखाओं को ही देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी को अगर आप शास्त्रीय भाषा में अगर परिभाषा देंगे तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर
काल्पनिक रूप से खींची गई लंबवत रेखाओं को ही देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये उत्तरी ध्रुव इसके से दक्षिण, आप सीधा आप समझिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो लंबवत यानी लंबी खींची गई रेखाएं हैं उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसमें से भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ये क्या है, पृथ्वी है, इसको मैं 3D मैप के माध्यम से बनाना चाहूंगा। जैसे ये पृथ्वी है तो ये क्या है, पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव को मैं यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ से ये रेखाएं खींची गई है, इस तरह से क्या रेखाएं खींची गई हैं, आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से क्या रेखाएं खींची गई हैं, इस तरह से पृथ्वी पर रेखाएं 3D मैप के माध्यम से मैं बताता हूँ। तो ये क्या है, रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, बिल्कुल इस रेखा के विपरीत में है, इस रेखा के विपरीत में बिल्कुल ये रेखा है, आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। तो इस जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ये रेखा आई है, इसे 0 डिग्री रेखा कहा जाता है, इसे या प्रधान रेखा कहा जाता है, या इसी को GMT के नाम से भी जाना जाता है। क्या, GMT के नाम से जाना जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि जो ये ऊपर की ओर इसके ठीक विपरीत में रेखा है, इसे 180 डिग्री की रेखा कहा जाता है, या इसी को आइडियल कहा जाता है। क्या, आइडियल मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है, किसको, 180 डिग्री। यहीं पर कंफ्यूजन होता है, जो 0 डिग्री की रेखा है इसे प्रधान रेखा कहते हैं, या ग्रीनविच रेखा कहते हैं, या इसी को GMT के नाम से जाना जाता है, जबकि जो 180 डिग्री की रेखा है इसी को आइडियल कहते हैं, या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, या इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, देशांतर रेखाएं। इसमें भी 2 गोलार्धों का निर्माण होता है। जैसे ये जो ये 0 डिग्री की रेखा है, जो ये 0 डिग्री की रेखा है, इसके पूरब की ओर जो है इसे पूर्वी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। क्या, पूर्वी गोलार्ध है। और पूर्वी गोलार्ध कहाँ से, यहाँ 0 से लेकर और ऐसे जाएंगे आप तो इसके ठीक यहाँ पर क्या 180 डिग्री, तो यहाँ तक ये पूर्वी गोलार्ध, और 180 से यहाँ 0 तक क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध के नाम से दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना। तो अक्षांश रेखाओं से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का निर्धारण किया गया, जबकि देशांतर रेखाओं से पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का निर्माण किया गया, और भारत इसी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। तो मतलब उत्तर में क्या, उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर में पूर्वी गोलार्ध, मतलब कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसको अभी मैं भारत बताने लगेंगे तो वहां से डिटेल्स बताऊंगा। तो ये हो गया, और इससे क्या होता है, इससे टाइम का पता चलता है, समय का निर्धारण किया जाता है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, देशांतर रेखा हो गया। क्या, देशांतर रेखाएं हो गई। तो ये मैंने 3 बातें अभी तक बताया, एक ग्लोब के बारे में बताया, एक अक्षांश रेखा के बारे में बताया, एक देशांतर रेखा के बारे में बताया। अब जो ये देशांतर रेखाओं से समय का जो निर्धारण किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो समय के निर्धारण के लिए आप लिख लीजिएगा, समय के निर्धारण के लिए 3 प्रकार की देशांतर रेखाएं होती है। क्या फ्रेंड्स, आप लिख लीजिएगा, समय के निर्धारण के लिए 3 प्रकार की देशांतर रेखाएं होती हैं। तो 3 प्रकार की कौन कौन सी देशांतर रेखाएं होती हैं, मैं उसी पर बात करूंगा। कौन कौन सी रेखा, तो पहली है कौन सा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ये देशांतर रेखाओं का मैं प्रकार बता रहा हूँ कि एक अंतर समय के निर्धारण के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं, 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं मुख्य रूप से। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, दूसरा होता है स्थानीय मानक समय रेखा, और जो तीसरा होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि
रेखा होती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या इसी को आईडीएल कहा जाता है, जो अभी 100 आईडीएल कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जाना जाता है। तो समय के निर्धारण के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की देशांतर रेखाएं होती हैं। पहला अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, दूसरा स्थानीय मानक समय रेखा, तीसरा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा क्या होता है? जो 0 डिग्री की रेखाएं होती है। क्या फ्रेंड्स? जो 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा होती है, जो 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा होती है, उसी को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा का, जो अभी मैंने 0 डिग्री की देशांतर रेखा बताया था, उसी रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जो ये 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा है या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, इसी से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। यह रेखा ब्रिटेन के लंदन से होकर, लंदन के ग्रीनविच एक शहर है। कौन सा? एक ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच शहर है। कहाँ पर? लंदन में एक ग्रीनविच शहर है, उसी से लंबवत रेखाएं खींची गई पूरे विश्व में। तो इस 0 डिग्री की इसी रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। इसी रेखा से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। जैसे भारत में माना जाता है कि भारत का जो समय है वो लंदन यानी ग्रीनविच यानी लंदन यानी ब्रिटेन से 5.5 घंटे समय आगे है। तो आगे आखिर क्यों है समय? 5.5 घंटे ही आगे क्यों है भारत का समय? इसको अभी मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूं। जब रेखा टाइम बताऊंगा, अभी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बाद, इसको तीनों बताने के बाद बताऊंगा, तो वहां पर बताऊंगा कि आखिर 5.5 घंटा आखिर समय क्यों आगे है। कहां से? लंदन यानी ब्रिटेन से। तो इस तरह से 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा कहा जाता है। इसी से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण किया जाता है। क्या फ्रेंड्स? संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण किया जाता है। समय निर्धारण किया जाता है किस रेखा से? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, या इसी को जीएमटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो रेखा है, यह 8 देशों से होकर गुजरी है। यह देश बार बार पूछे जाते हैं एग्जामों में कि किस देश से होकर नहीं गुजरी है, या किस देश से होकर गुजरी है। कौन सी? ये 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। तो ये 8 देश कौन कौन सा है, ये मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सा है? तो कौन सा है? बुर्किनो फासो है, बुर्किनो फासो है, घाना है, माली है, टोगो है, टोंगो, अल्जीरिया है, अल्जीरिया है, फ्रांस है, स्पेन है, और लास्ट कौन सा है? ब्रिटेन है। कौन सा है? ब्रिटेन है। तो इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो ये 8 देश हैं, वैसे तो आप एक बार में याद हो जाएगा कि बुर्किनो फासो है, घाना है, माली है, टोंगो है, अल्जीरिया। ये 5 देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं, जबकि फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन ये 3 देश यूरोप महाद्वीप के हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप एग्जाम टाइम तक नहीं याद कर सकते हैं। तो देखिए, जो हॉस्टल होता है, आप किसी भी विश्वविद्यालय में अगर पढ़े होंगे हॉस्टल में रहकर, तो उसमें क्या होता है कि जो हॉस्टल है उसमें गर्मी के महीने में जो हॉस्टल की लड़कियां रहती हैं ना, वो क्या करती हैं, जो उनके पास दुपट्टा रहता है या कपड़े रहते हैं, जो भी रहता है, तो उससे क्या करते हैं कि मुंह को ढक कर कॉलेज में जाते हैं। कहाँ से? हॉस्टल से कॉलेज तक जाती हैं मुंह को ढक कर। किससे? दुपट्टे के माध्यम से, या इसी को ओढ़नी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो उससे जब ढक कर जा रही हैं, तो उसी को क्या कहा जाएगा? वो एक तरह से बुर्का नुमा ढक लिए हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? बुर्का कहा जाएगा ना। तो आप ट्रिक याद कर लीजिएगा बुर्के से।
बुरके वाली ने घंटे की माला टांगे अल्लाह को फंसा ही लिया, अब वह बिना किसी पेन के ब्रिटेन बहुत कम समय में पहुंच जाएगी। तो ये छोटा सा एक ट्रिक है, इसे आप याद कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या होगा, ट्रिक क्या है, बुरके वाली ने घंटे की माला टांगे, घंटे की माला टांगे अल्लाह को फंसा ही लिया, अल्लाह को फंसा ही लिया, अल्लाह को फंसा ही लिया, अब वह बिना किसी पेन के बहुत कम समय में ब्रिटेन पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आप अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से जो 8 देश होकर गुजर रहे हैं, बुर्किना फासो, घाना, माली, टोंगो, अल्जीरिया, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, इस छोटी सी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। देखने में भले ही बड़ी है लेकिन आप इसको याद कर लेंगे बहुत ही छोटी। देखें, बुरके वाली ने घंटे की माला टांगे अल्लाह को फंसा ही लिया, अब वह बिना किसी पेन के बहुत कम समय में ब्रिटेन पहुंच जाएगी। कैसे, बुरके से याद कर लीजिएगा बुर्किना फासो, घंटे से याद कर लीजिएगा घाना, और माला से आप याद कर लीजिएगा माली, और टांगे से आप याद कर लीजिएगा टोंगो, और अल्लाह से आप याद कर लीजिएगा अल्जीरिया। देखिए एक ही लाइन में 5 देश आ गए। बुरके वाली ने घंटे की माला टांगे अल्लाह को फंसा ही लिया, फंसा से आप याद कर लीजिएगा फ्रांस, और वह बिना किसी पेन मतलब स्पेन, बिना किसी पेन, स्पेन से आप याद कर लीजिएगा स्पेन, और लास्ट में कहाँ पहुंच रहे हैं, ब्रिटेन पहुंच रहे हैं, तो आप वहां से याद कर सकते हैं ब्रिटेन। तो इस तरह से ये फ्रेंड हुआ कि अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से ये 8 अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है ये इन 8 देशों से होकर गुजरी है। अब आप आइए स्थानीय मानक समय रेखा पर। स्थानीय मानक समय रेखा किसे कहते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये 10 स्थान है, कहाँ से 1 से लेकर 10 स्थान है, और यहाँ से 10 अक्षांश रेखाएं गुजरी हुई हैं। कितने, 10 अक्षांश रेखाएं गुजरी हुई हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 अक्षांश रेखाएं मान लीजिए 11 है। ये 11 एक स्थान ए है, एक स्थान ए बी है, ए से बी तक ये 11 अक्षांश रेखाएं गुजरी हुई हैं। तो अक्षांश रेखा जो होती है वो समय का निर्धारण करती है। एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा पर आप जाएंगे तो 1 घंटे का समय, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है, तो यहाँ से अगर अक्षांश रेखाओं में अगर समय का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बजा रहेगा, यहाँ पर कुछ बजा रहेगा, यहाँ पर कुछ बजा रहेगा। तो इस तरह से दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे परिवहन के दृष्टि, जैसे भारत ही देश है, भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। भारत का एग्जाम्पल लें, जैसे ये क्या है, भारत है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये भारत है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये भारत है, ये भारत का मानचित्र है। आप देखिएगा ये भारत का क्या है, ये भारत का मानचित्र है, मोटा मोटा बना देते हैं। तो जो ये भारत का ये गुजरात वाला क्षेत्र है, जो ये भारत का गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो ये भारत गुजरात वाला क्षेत्र है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र का जो आखिरी बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजरी हैं। कितने, 30 देशांतर रेखाएं गुजरी हैं। अब 30 देशांतर रेखाएं गुजरी हैं तो हर देशांतर रेखा पर अलग अलग समय होगा। क्यों, क्योंकि ऐसी देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण किया जाता है। तो हर देशांतर पर अगर अलग अलग समय होगा, पूरे भारत का अगर अलग अलग समय होगा, तो मान लीजिए ट्रेन को छोड़ना है 5 बजे, तो यहाँ पर हो सकता है 5 बजा हो, यहाँ पर 7 बजा हो, यहाँ पर 6 बजा हो। तो इस तरह से दिक्कतें आ जाएंगी ना। तो अगर पूरे भारत का तो वैज्ञानिकों ने कहा अगर इन सभी अक्षांश रेखाओं को मिलाकर एक अक्षांश रेखा खींची जाए, एक अक्षांश रेखा खींची जाए, और उस अक्षांश रेखा पर जितना समय होगा ब्रिटेन मतलब जो ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय से जो तय किया जाएगा, जितना समय उस पर होगा उसी समय को पूरे भारत में माना जाएगा। तो
सभी दृष्टि से सही रहेगा, चाहे वो परिवहन के दृष्टि से हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो वहाँ की दृष्टि से हो। तो इस तरह से इस समय का निर्धारण किया गया, स्थानीय मानक समय रेखा या इसी को प्रमाणित समय रेखा बनाया गया। एक यहीं से 82.5 डिग्री रेखा खींची गई। कौन सा? 82.5 डिग्री की अक्षांश रेखा खींची गई। इसी को प्रमाणित रेखा कहा जाता है या मानक स्थानीय मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इसी को प्रमाणित रेखा भी कहते हैं, स्थानीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। तो इसी रेखा पर जितना समय होता है इसी से पूरे भारत का समय निर्धारण किया जाता है। मतलब उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर 6 बजे हैं, इस रेखा पर 6 बजे हैं, तो पूरे भारत में आप कहीं भी रहेंगे 6 ही बजेगा, मतलब कि हर घड़ी में 6 ही बजेगा। पूरे भारत में जितनी भी घड़ियां हैं सब में 6 ही बजेगा। तो इस तरह से एक प्रमाणित समय रेखा का निर्माण किया गया, इसीलिए इसे स्थानीय मानक समय रेखा या स्थानीय प्रमाणित समय रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय जो 180 डिग्री की अक्षांश देशांतर रेखा है, इसी को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। जो ये 180 डिग्री की देशांतर रेखा है या रूस के बगल जो ये बेरिंग जल मध्य है या बेरिंग जल संधि है, उसी जल संधि से होते हुए जापान के बगल से होते हुए न्यूजीलैंड तक जाती है। और ये 180 डिग्री की जो ये रेखा है, और जहां पर स्थान मिला है, मतलब कि यहाँ से जैसे ये रेखा गुजरी है, चली है, तो यहाँ पर बेरिंग जल संधि से मुड़ गई है, फिर यहाँ पर आई है, उसके बाद यहाँ से ऐसे सीधे आई है, फिर जो पोलिनेशिया वगैरह है, फिजी वगैरह है, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा मुड़ गई है, फिर ऐसे इस तरह से ऐसे मुड़ गई है, और फिर आकर इस तरह से ऐसे आई है, यहाँ से फिर सीधी हो गई है। इस तरह से 3 स्थानों पे ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ी हुई है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री के देशांतर रेखा कितने जगहों पर मुड़ी है? तो 3 स्थानों पर मुड़ी है। और ये कहाँ से गुजरती है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग जल संधि से गुजरती है। ये बार बार प्रश्न पूछा गया है कि किस जल संधि से होकर गुजरी है। तो इस तरह से 3 प्रकार की रेखाएं हो गई फ्रेंड्स। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कुल रेखाएं हो गई हैं, जिससे किसका समय का जो समय के निर्धारण के लिए जो 3 प्रकार की प्रमुख रेखाएं हो गई। अब इसके बाद जो ये समय का निर्धारण किया गया है, ये कैसे होता है? अब सबसे मेन टॉपिक आज का अभी शुरुआत होता है कि जो ये समय का निर्धारण, समय और ऊपर से लिखते हैं समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से कैसे किया जाता है। तो जो ये देशांतर रेखाएं हैं, इनसे समय का निर्धारण आखिर पूरे विश्व में कैसे किया जाता है? तो इसके समय के निर्धारण के लिए 2 मेथड है। कितने? 2। पहला है मैथमेटिक्स मेथड, और दूसरा है क्लॉक मेथड। कौन सा है? क्लॉक मेथड या घड़ी से निकालने का समय तरीका। तो दोनों है। तो पहला देखिए, जैसे क्या है? पृथ्वी है। क्या है फ्रेंड्स? ये पृथ्वी है। पृथ्वी कैसे पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगा रही है। पश्चिम से पूरब की ओर क्या चक्कर लगा रही है, यानी मूव कर रही है, घूम रही है। और यह चक्कर लगाती है कितने? लगभग 24 घंटे में। कितने घंटे में? लगभग 24 घंटे में यह चक्कर लगाती है। और एक गोले में कितने डिग्री होते हैं या कितने अंश होते हैं? तो कितने अंश होते हैं? 360 अंश या 360 डिग्री होते हैं। तो इस तरह से रेखाओं की संख्या कितनी हुई थी देशांतर? 360। मतलब कि ये जो 24 घंटे में पृथ्वी घूम रही है, 24 घंटे में घूम रही है 360 देशांतर। कितना फ्रेंड्स? 360 देशांतर घूम रही है 24 घंटे में। अगर 24 घंटे में 360 देशांतर घूम रही है तो 1 घंटे में घूमेगी 360 बटे 24, 24 15 में 360, मतलब कि 1 घंटे में कितने घूमेगी?
15 देशांतर घूमेगी पृथ्वी। अगर इस 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं ना, इस 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं, तो मतलब 60 मिनट में घूम रही है 15 देशांतर, 60 मिनट में घूम रही 15 देशांतर, तो 60/15 मतलब कि 15 चौका 60, 4 मिनट में घूमेगी एक देशांतर। कितना? एक देशांतर। एक मिनट, 4 मिनट में कितना? एक देशांतर घूम रही, इसको आपको याद करना है। अब जो जैसे एक मिनट में 60 कितने होते हैं? सेकंड होते हैं, वैसे एक देशांतर में 60 देशांतरी मिनट होते हैं। कितने? 60 देशांतरी मिनट होते हैं। मतलब 4 मिनट में कितने सेकंड होंगे? अगर 60 से इसमें गुणा कर देंगे 4 में तो हो जाएगा, तो 6 चौको 24, यानी 240 सेकंड में घूमेगी कितने देशांतरी? एक देशांतर में कितने देशांतरी मिनट होते हैं? तो 60 देशांतरी मिनट। कितने? 60 देशांतरी मिनट, 60 देशांतरी मिनट। तो अब देखिए, इसको अगर इसमें भाग दे देंगे 240/60, तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, यानी 4 सेकंड में घूमेगी एक देशांतरी मिनट। कितने? एक देशांतरी मिनट, एक देशांतरी मिनट। तो आपको केवल और केवल इस 3 पॉइंट याद करना है। पहला, 1 घंटे में घूम रही है 15 देशांतर। देखिए, वैसे 24 घंटे में 60 देशांतर, तो 1 घंटे में 15 देशांतर, और 4 मिनट में एक देशांतर, 240 4 सेकंड में एक देशांतरी मिनट। लेकिन आपको याद करना है, केवल और केवल 1 घंटे में 15 देशांतर घूम रही है, और 4 मिनट में एक देशांतर घूम रही है, और 4 सेकंड में 4 मिनट में एक देशांतर घूम रहे हैं, 4 सेकंड में एक देशांतरी मिनट घूम रही है। इसका अभी प्रयोग मैं बताऊंगा, इसका प्रयोग अभी मैं बताऊंगा, जो जब निकालने लगूंगा प्रश्न बताऊंगा। अब देखिए, दूसरा मेथड है क्लॉकवाइज। कौन सा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, तो क्लॉक में कितने? 12 बजते हैं। वैसे समानता आप लोगों की घड़ी में, हम लोगों की घड़ी में कितने? 12 बजते हैं, जो घड़ी टांगी हुई है घर में। लेकिन अगर रेलवे की घड़ी आप देखेंगे, रेलवे की घड़ी देखेंगे, तो आप उसमें 24 बजता है। मतलब कि एक दिन में कितने? 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे वाली वो सुई होती है कहाँ? रेलवे स्टेशन वगैरह की 24 घंटे की होती है। या हर शहर में एक घंटा घर होता है, तो उस घंटे घर वाली घड़ी में आप भी देखेंगे, तो उसमें भी कितने? 24 घंटे होते हैं, 24 बजते हैं। तो इस तरह से एक मैंने घड़ी बना ली, और यह घड़ी कितने घंटे वाली बनाई? 24 घंटे वाली। तो इस तरह से 24 तीली भी हमें खींचना होगा। कितने? 24 तीली भी हमें खींचना होगा। ये बिंदु है मान लीजिए, यहाँ से अगर 24 तीली खींचना है, तो 1 2 3 4 5 इसमें, और 1 2 3 4 5 इसमें हो गया, 1 2 3 4 5 इसमें हो गया, 1 2 3 4 और 5 इसमें हो गया। तो इसको इस तरह से आप देख लीजिए, तीली कितनी हो गई? ये अगर 0 डिग्री मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 सुई हो गई। कितने? 24 घंटे वाली घड़ी की ये 24 स्थान हो गया, या आप 24 हो गई सुइयां। तो आप देखिए, ये जो ये वाली रेखा है, इसी को कहा जाता है 0 डिग्री रेखा, या इसी को GMT कहा जाता है। इस बिंदु से इस बिंदु तक जो खींची गई है। और जो ये रेखा इसके विपरीत ठीक है, इसी को 180 डिग्री या इसी को आइडियल के नाम से जाना जाता है। मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ऐसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, या 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब जो देशांतर है, टोटल कितने हैं? 360 देशांतर है। तो 180 देशांतर इस साइड होंगे, 180 देशांतर इस साइड, और दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएंगे? 360 देशांतर हो जाएंगे। तो इन्हीं देशांतरों को मैं 15 देशांतर में बांटता हूँ। 15 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ता 105, 15 अट्ठा 120, 15 नौया 135, 15 धम्मा 150, 15 ग्यारह में 165, और 15 बरह में 180। अब इधर भी 15
15 दूना 30, 45, 60, 75 और 90, 105, 120, 135, 150, 165। आपको अगर पहाड़ा न याद हुआ हो 15 वाला बचपन से लेकर आज तक, तो आज याद कर लीजिए। 15 का मैंने पहाड़ा भी आपको याद करा दिया। तो ये 15 यहाँ से क्या गोलार्धों का निर्माण हो रहा है। 0 डिग्री से 180 डिग्री, ये वाला पूर्वी वाला है तो इसे हम ईस्ट लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ ये पश्चिमी वाला है तो इसे हम वेस्ट लिख सकते हैं ना। और पृथ्वी चक्कर कैसे लगा रही है, पश्चिम से पूरब की दिशा, पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर क्या लगा रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है पश्चिम से पूरब की ओर। तो जब देखिए पश्चिम से पूरब की ओर अगर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो सबसे पहले पूरब की ओर ही सूर्योदय होगा। सूर्योदय जिस ओर हुआ उसी को पूरब कहा गया ना। तो इस तरह से हुआ। अब देखिए घड़ी से जब आप समय का निर्धारण करेंगे तो एक पॉइंट केवल आपको याद ये करना है कि जैसे ही आप 15 देशांतर घूमेंगे, मतलब कि जैसे आप इस ओर चक्कर लगा घूम रहे हैं, इस पश्चिम से पूरब की ओर आप जा रहे हैं, मान लीजिए 0 से लेकर 15 देशांतर तक आप गए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जब जाएंगे तो आपको 1 घंटे सुई आगे कर लेना है। कितना? 1 घंटे सुई को आगे कर लेना है। सुई को क्या करना है? आगे करना है। लेकिन अगर आप 0 डिग्री से आप पश्चिम की दिशाओं की ओर जाएंगे, पूरब की दिशा की ओर जाएंगे तो हर 15 देशांतर पर 1 घंटे सुई की ओर आगे, मतलब कि 15 पे 1 घंटे आगे बढ़ा लिए घड़ी की सुई अपने, और जब यहाँ से यहाँ तक गए तो 1 घंटे और अपने घड़ी की सुई बढ़ा ली। इस तरह से पूरा आपको 180 तक जाना है। लेकिन आप अगर पीछे जाएंगे 0 डिग्री से 15 देशांतर तक, अगर 15 देशांतर आप जाएंगे तो 1 घंटे आपको पीछे करना है। कितना? 1 घंटे घड़ी की सुई आपको 1 घंटे क्या करना है? पीछे करना है। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप जैसे ही 15 देशांतर जाएंगे तो अपने घड़ी, जो आप घड़ी पहने हैं उसकी सुई 1 घंटे आगे कर लेंगे, फिर 15 देशांतर पर 1 घंटे आगे कर लेंगे। तो इस तरह से समय का निर्धारण बताएंगे अभी उदाहरण से। और इसको अगर आप पीछे जाएंगे, मतलब कि पश्चिम दिशा की ओर अगर आप जाएंगे तो हर 15 देशांतर पर आपको घंटे की सुई 1 घंटे पीछे करना है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आप पृथ्वी की दिशा की ओर गति कर रहे हैं और पृथ्वी के स्पीड से आप गति कर रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसी को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को जब आप पार करेंगे, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सोमवार है, क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर सोमवार है। जब इस रेखा को आप जैसे ही पार करेंगे, यहाँ पर मंगलवार ना होकर बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। मतलब कि 1 दिन आपको गिनना छोड़ देना है। जैसे ही आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे वैसे ही 1 दिन गिनना भूल जाएंगे। 1 दिन को भूल कर दूसरा दिन जो आएगा उसी को आपको याद करना है। मतलब जैसे आप यहाँ इस स्थान से सोमवार को आप चले, जैसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार किए आप, वैसे ही मंगलवार ना होकर बुधवार होगा। लेकिन इसी के ठीक विपरीत अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर दिशा में गति कर रहे हैं, यानी पृथ्वी के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं और पृथ्वी के स्पीड से गति कर रहे हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पर मान लीजिए सोमवार है, यहाँ पर क्या है? सोमवार है। जैसे ही आप इस रेखा को पार करेंगे, इस पार जाएंगे, यहाँ पर सोमवार ही फिर आएगा। बड़ा ही कंफ्यूजन हुआ कि मतलब इधर से आप जा रहे हैं तो जैसे ही रेखा को पार कर रहे हैं 1 दिन गिनना ही भूल जा रहे हैं, लेकिन इस साइड से अगर विपरीत दिशा से आप जा रहे हैं तो उसी दिन को दोबारा गिन रहे हैं। मतलब यहाँ पर सोमवार है तो यहाँ पर फिर, इसी कारणवश जो 180 डिग्री की रेखा खींची गई है वो पानी से भी और खींची गई है। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्षेत्र है, अगर वहीं पर 2 दिन मतलब कि आधे क्षेत्र में सोमवार है, आधे क्षेत्र में बुधवार है, तो बड़ा अजीब से लगेगा ना। इसीलिए इस रेखा को पानी के माध्यम से, मतलब कि समुद्र में पानी के क्षेत्र से ही खींचा गया है। अब इसको मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। अभी तक जो बताया उसको भूल जाइए, केवल एक पॉइंट आपको याद करना है कि जैसे जब 15 देशांतर आप घूमेंगे तो 1 घंटे की सुई 1 घंटे आगे कर लेंगे अगर पूरब की ओर जाएंगे, और पश्चिम की ओर अगर आप जाएंगे, यात्रा करेंगे तो 1 घंटे पीछे करना है बस। अब स्क्रीन पर प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि यदि लंदन में यदि कोई विश्व का मैच 9 बजे से शुरू होता है
तो यह मैच बांग्लादेश 90 डिग्री ईस्ट और यूनार्क 90 डिग्री वेस्ट में कितने बजे दिखाई देगा। तो प्रश्न आपका ये है कि अगर कोई मैच लंदन में 9 बजे शुरू हो रहा है, कहां पर, लंदन में कोई मैच खेला जा रहा है, वो 9 बजे शुरू हो रहा है, तो बांग्लादेश 90 डिग्री ईस्ट पे है, यहीं पर क्या है, बांग्लादेश है, यहीं पर बांग्लादेश है, और 90 डिग्री वेस्ट है, यानी यहाँ पर कौन सा देश है, न्यूयॉर्क है, कौन सा है, न्यूयॉर्क है, शहर है न्यूयॉर्क, अमेरिका का शहर है। तो पूछा जा रहा है कि अगर 9 बजे लंदन में कोई मैच खेला जा रहा है तो यह 90 डिग्री ईस्ट यानी बांग्लादेश में कितने बजे दिखाई देगा, और 90 डिग्री वेस्ट यानी कि न्यूयॉर्क में कितने बजे दिखाई देगा। तो यहाँ पर 9 बजे खेला जा रहा है, तो यहाँ से 9 बजे खेला जा रहा है, तो 9 इधर अब आगे बढ़ते चले जाइए, 9 1 10 10 1 11 12 13 14 15 बजेगा, 15 बजे बांग्लादेश पर दिखाई देगा। 15 बजने का मतलब क्या हुआ कि आप घड़ी में देखते हैं 15 बजने का मतलब 3 बज गया, 12 3 15, 3 घंटे आगे, मतलब 3 बजे दूसरी मीटिंग यानी शाम के 3 PM पर कहां पर, बांग्लादेश में यह मैच दिखाई देगा। और अगर न्यूयॉर्क में देखना है तो कितना आप पीछे कर लीजिए, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 9 है तो कितना 6 घंटे का अंतर है ना, 1 2 3 4 5 6 घंटे का अंतर है। 9 में से 6 घंटा घटा लीजिए, तो 9 में से 6 गए 3, तो 3 AM हो जाएगा। मतलब कि 9 बजे अगर ब्रिटेन में कोई मैच खेला जा रहा है लंदन में, तो वह बांग्लादेश में तो दूसरी मीटिंग शाम के 3 बजे दिखाई देगा टीवी पर, और जो ये न्यूयॉर्क है अमेरिका वाला शहर है, यहाँ पर सुबह 3 बजे ही दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से ये हो गया पहला प्रश्न। आप दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, यदि प्रधान देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हैं, यदि प्रधान देशांतर पर दोपहर के 12 बजे है और इस समय एक जगह का स्थानीय समय 6 PM है, तो यह जगह कितने देशांतर पर होगा। ये प्रश्न आप देख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, मतलब कि 0 डिग्री पर कितने बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, और कह रहा है एक स्थान पर 6 बज रहे हैं। तो यहाँ पर 6 बजने का मतलब क्या हुआ, एक स्थान पर शाम के 6 बज रहे हैं। तो यहाँ से आप आगे जाइए, तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, तो 6 घंटे पर कितना 90 डिग्री 90 देशांतर होगा। आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा, देश आंसर, और 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप दूसरा प्रश्न देखिएगा, लिखा गया एक जगह की स्थानीय समय 5 AM है, इस समय लंदन में 5:30 हो रहे हैं, तो यह किस स्थानीय देशांतर पर स्थित है। मतलब कि एक मिटा देते हैं इसको, लंदन में 5:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, और पहले वाला स्थान कितना 5 बज रहा है, कितना 5 बज रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि ये जो स्थान है वो कितने देशांतर पे है। तो 90, जब यहाँ पर 5:30 मतलब कि इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब इससे आधा घंटे पीछे होगा। तो आधे घंटे अगर पीछे होगा तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 5 बजेगा और यहाँ पर 5 बजेगा, तो ये 15 देशांतर का अंतर है। लेकिन 15 का आधा कितना होगा 7.5, मतलब कि 7.5 देशांतर पर यह स्थान स्थित है। ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, यदि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे हो तो काहिरा किस देशांतर पर स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा का पूछ रहा है किस देशांतर पर स्थित है, और पूछ रहा है कि जो काहिरा का जो समय है वो कितना 2 घंटे आगे है, लंदन से 2 घंटे आगे, मतलब कि यहाँ पर 0 है और यहाँ से 1 घंटे 2 घंटे आगे हो गया। तो कितने देशांतर पर स्थित है, यहीं पर काहिरा का, मिस्र की राजधानी काहिरा है, तो मिस्र की राजधानी यहीं पर काहिरा स्थित है, और ये कितने देशांतर पर है 30 देशांतर पर। आपका आंसर हो गया। तो आपको बस कुछ भी नहीं याद करना है, केवल जब 15 देशांतर आप जैसे जैसे 15 देशांतर आप बढ़ते जाएंगे पूरब की ओर, 1-1 घंटे आपको सुई को आगे करना है, और जैसे जैसे आप पीछे की ओर जाएंगे, पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे, 1-1 घंटे अपने घड़ी को पीछे करना है। मतलब पीछे की ओर जाएंगे तो पीछे करना है, आगे की ओर जाएंगे तो आगे करना है। क्या 1 घंटे की सुई 1 घंटे आगे या पीछे करना है। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि गुयाना का समय 4 घंटे पीछे है, पीछे वाला प्रश्न आ गया। यदि गुयाना का समय 4 घंटे पीछे है
तो गुयाना किस देशांतर पर स्थित है? अब आप आंख ही मूंद कर याद करिए, यहाँ से यहाँ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मतलब यहाँ की बात हो रही। यहाँ पर कौन सा शहर है? गुयाना है। कौन सा है? गुयाना है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, तो ये यहीं पर गुयाना है। तो ये पूछ रहा है कितने देशांतर पर है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। 0 से 15 देशांतर, 30, 45, 60, मतलब 4 घंटे पीछे है, तो 4 घंटे पीछे आप चले जाइए। आगे कहता है तो 4 देशांतर, 60 देशांतर, ये आगे हो जाता है। पीछे की बात हो रही है तो पीछे पीछे कितने देशांतर है? 60 देशांतर पर है गुयाना। तो इस तरह से एक प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए, कह रहा है यदि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 30 देशांतर का अंतर है, यदि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 30 देशांतर का अंतर है, और यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा? मतलब कि यहाँ पर आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर गुजरात है। यहाँ पर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, यहाँ पर सूर्योदय 8 बजे हो रहा है। सॉरी, मैंने आंसर ही बता दिया। कह रहा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 देशांतर का अंतर है, और पूछ रहा है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो गुजरात में कितने बजे सूर्योदय होगा? अब इसको आप मैथमेटिक तरीके से भी लगा सकते हैं और इससे भी लगा सकते हैं। मैथमेटिक तरीके, 15 देशांतर 1 घंटे में घूमती है पृथ्वी, तो कितना 15 देशांतर बराबर 1 घंटा होता है, और तो 30 देशांतर बराबर 2 घंटा होगा। मतलब कि यहाँ पर अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो इसके पीछे 2 घंटे बाद तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 बजे यहाँ पर सूर्योदय होगा। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आंसर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि कोलकाता 80 देशांतर 5 देशांतरी मिनट पूरब में सूर्योदय 6 बजे होता है, तो मुंबई 70 डिग्री 5 देशांतरी मिनट पर सूर्योदय कितने बजे होगा? ये आपने प्रश्न पढ़ लिया। तब देखिए, कोलकाता है, यहाँ पर मान लीजिए कोलकाता है, क्या है? कोलकाता है, यहाँ पर मान लीजिए मुंबई है, और कह रहा है कि यहाँ पर जो सूर्योदय हो रहा है वो 6 बजे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये 80 डिग्री 35 देशांतरी मिनट पे है, ये 70 50 है ना, इतने पे है स्थित। तो पूछ कह रहा है यहाँ पर अगर 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ पर कितने बजे सूर्योदय होगा? मतलब कोलकाता से मुंबई से। अब देखिए, जो ये 80 है, 80 35 है, इसमें से अगर आप 70 मैथमेटिक तरीके से लगा रहे हैं, 70 50 घटा देंगे। अब घटाइए, अब 35 में से 50 जाएगा ही नहीं, तो आप इसमें से एक देशांतर लेंगे, तो एक देशांतर बराबर कितना? 60 देशांतरी मिनट होता है। तो 60 में अगर आप 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 95, और 95 में से अगर 50 घटाएंगे तो बचेगा 45 देशांतरी मिनट। और ये 80 रहा है, 80 देशांतर से एक देशांतर चला गया, तो बचेगा कितना? 79 में से अगर 70 आप घटाएंगे तो बचेगा कितना? 9 देशांतर। तो अब देखिए, 9 देशांतर जो है वो एक 4 मिनट में घूमता है। 9 देशांतर का मतलब अगर एक देशांतर 4 मिनट में घूमता है, तो 9 देशांतर कितने मिनट में घूमेगा? 9 चौक 36 मिनट में ना, 36 मिनट में। और 45 देशांतरी मिनट है। अगर इसको आप सेकंड में बदलना चाहेंगे, तो 4 सेकंड बराबर होता है 1 देशांतरी मिनट। क्या 4 सेकंड बराबर 1 देशांतरी मिनट? तो 45 सेकंड बराबर कितने देशांतरी मिनट? सॉरी, 45 देशांतरी मिनट बराबर कितने हो जाएंगे? तो 45 में आप 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 45 चौका 180। कितना हो जाएगा? 45 चौका 180 हो जाएगा। और 180 में अगर आप 60 से भाग दे देंगे, ये 180 सेकंड है, अगर इसको मिनट में बनाना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 मिनट आ जाएगा। तो ये 36 मिनट पहले से 3 मिनट ये है, तो 36 3 39 मिनट हो गया। और यहाँ पर अगर 6 बजे सूर्योदय कोलकाता में हो रहा है, तो मुंबई में सूर्योदय कितने बजे हुआ? 6:39 पर हो जाएगा। तो एक आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि पृथ्वी की दिशा में पृथ्वी की गति से यात्रा
करता हुआ कोई नाविक सोमवार को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करता है तो वह तिथि रेखा के पश्चिम में किस दिन पहुंचेगा। जो मैंने अभी आपको प्रश्न बताया था, पहले ही क्लियर किया था कॉन्सेप्ट, वही प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि सोमवार को अगर कोई नाविक इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेगा तो इस पश्चिमी दिशा की ओर वह किस दिन पहुंचेगा। तो आपको पहले से आंसर पता है, कब? बुधवार को पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे आप एक दिन गिनना भूल जाएंगे, या छोड़ देंगे। यहाँ पर सोमवार से अगर इस पार आएंगे तो बुधवार हो जाएगा, मंगलवार को छोड़ देना है। लेकिन आप पश्चिम दिशा की ओर अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करेंगे तो क्या, जैसे ही जो दिन रहेगा यहाँ इस ओर, वही दिन उस ओर भी, मतलब अगर सोमवार को आप पार कर रहे हैं तो पार करने के बाद भी सोमवार ही होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये अक्षांश रेखाएं हो गए, देशांतर हो गया, ग्लोब हो गया। अब ये क्लास में समाप्त कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को और भी प्रश्न अच्छे करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं कल वाली क्लास में आपको इन अक्षांश देशांतर से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तरी आज तक पूछे गए हैं, वो चाहे आईएएस में पूछे गए हों या पीसीएस में पूछे गए हों या समीक्षा अधिकारी या अदर एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्नोत्तरी मैं कल सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन तभी सॉल्व कराऊंगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।